तो आपका हमने कोशिश करी कि केमिकल कोऑर्डिनेशन और न्यूरल कोऑर्डिनेशन से पहले का जो चैप्टर है हमारा लोकोमोशन एंड मूवमेंट, उसके क्वेश्चन एटलीस्ट एनसीईआरटी से रिलेटेड जो हों, जितने क्वेश्चन एनसीईआरटी को कवर कर सकते हो वो कंप्लीट हो जाएं, और हमने इसको कंप्लीट कर लिया है, सक्सेसफुली डन कर लिया है। तो मुझे लगता है आप लोगों ने इनमें से कोई भी ऐसा टॉपिक छूटा नहीं होगा आप लोगों का। आप लोगों ने भी इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन करेक्ट किए होंगे, मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ करेक्ट किए होंगे। और अगर करेक्ट हुए हैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन तो चैट बॉक्स में आप इसके बारे में जरूर 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 बताएं, जरूर 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 बताएं। एनटीए की तरफ से मैसेज आ रहा है पेपर यहीं से आएगा, बहुत बढ़िया। एनटीए वालों ने बोला है कि पेपर यहीं से आया है। बोलो सारे करेक्ट हुए बच्चों? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और करेक्ट हुए ना तो थोड़ा सा एक मोटिवेशनल चित्र एक बार दिखा दे, दिल रूपी हो आग रूपी हो जो भी हो, एक बार जरूर दिखा दे, दिल या आग रूपी चित्र जरूर दिखा दे मेरे प्यारे बच्चे। मेरा बच्चा तो नीट 2024 को फोड़ने की पूरी तैयारी करते रहेंगे, अपनी पूरी जान लगा देंगे, अपना पूरा दिल लगा करके काम करेंगे। रेस्ट इज भगवान पे छोड़ देंगे, जो कुछ भी बचा है सब भगवान पे छोड़ देंगे, ऊपर वाले पे छोड़ देंगे। बाकी मेहनत आपने पूरी ईमानदारी से करी है, ये मुझे पूरा यकीन है। आपने पूरा मेहनत अपने पूरे होशो हवाश में रह करके, पूरे जान लगा करके किया है, और वो दिन भी आने वाला है जिसका आपने इंतजार किया है इतने टाइम से, इतने दिनों से आप इंतजार कर रहे थे जिस दिन का, वो भी आ चुका है। तो अब कुछ ही समय रह गए, मान के चलो आप काउंटडाउन शुरू हो चुका है आपके एग्जामिनेशन का। शुरू करते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जैसे कि आप जानते हो न्यूरल कंट्रोल में से जो सेंस ऑर्गन्स वाले पार्ट हैं, रिफ्लेक्स एक्शन वाला पार्ट है, हटा दिया गया है। स्टार्टिंग के पोर्शन के ही चीजें रखी गई हैं अप टू ह्यूमन ब्रेन। तो हम भी यहाँ पे क्वेश्चन जो करेंगे अप टू ह्यूमन ब्रेन ही करेंगे। न्यूरॉन्स के क्वेश्चंस होंगे, नर्व इंपल्स के क्वेश्चंस होंगे, ह्यूमन ब्रेन के क्वेश्चंस होंगे, और बस इससे ज्यादा हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो नई एनसीईआरटी का मॉडल है हम उसी को फॉलो करते हुए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फटाफट से आप भी बताएंगे। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। The part of human brain that helps in regulation of sexual behaviors and expression of the excitement, pleasure, rage and fear। जैसे कि आप जानते हो हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम को अगर मिला दिया जाए, हाइपोथैलेमस along with लिम्बिक सिस्टम, अगर हम इस लिम्बिक सिस्टम को इसके साथ जोड़ दें तो ये दोनों मिला करके इन्हें कहते हैं इमोशनल पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशन, मोटिवेशन, सेक्सुअल बिहेवियर और बहुत सारी एक्टिविटीज। अगर हम बात करते हैं एंगर और रेज की बात करते हैं, गुस्से से आग बबूला हो जाना, इतना गुस्सा कि भाई साहब कुछ भी कर गुजरेंगे। तो कह रहे हैं वैसी कंडीशन अगर होगी तो कौन सा पार्ट एक्टिव होता है? लिम्बिक सिस्टम अलॉन्ग विद हाइपोथैलेमस, जिसे हम इमोशनल पार्ट ऑफ द ब्रेन भी कहते हैं, इमोशनल ब्रेन भी कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। 97%। भाई साहब न्यूरॉन में तो 4 डालेंगे बच्चे लगता है। ब्रेन स्टेम से रिलेटेड क्वेश्चन एनसीईआरटी में ही गिवन है कि ब्रेन स्टेम क्या होता है। तो जैसे कि प्लांट्स में पढ़ते हो रूट स्टेम और लीफ होती है, वैसे ही यहाँ पे भी है, कोई टेंशन नहीं है, यहीं पे वैसे ही याद कर लेंगे। कह रहे रूट स्टेम और लीफ है, ये है रूट स्पाइनल कॉर्ड, ये देखो ये है स्पाइनल कॉर्ड एज अ रूट, ठीक है जी। अब कह रहे हैं इसके ऊपर हम बना देते हैं फ्लावर, क्या बना देते हैं? फ्लावर बना देते हैं, गोभी का फूल बना देते हैं। क्या बना देते हैं? इसके ऊपर फूल बना देते हैं। इसके बीच में लगा देते हैं स्टेम, क्या लगा देते हैं? स्टेम, और उससे कनेक्ट कर देते हैं लीफ को। किससे कनेक्ट कर देते हैं इसको कनेक्ट कर देते हैं लीफ से। तो आप देखोगे स्टेम वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है, वो स्टेम वाला पार्ट यहां से लेके यहां तक का ही पार्ट स्टेम का पार्ट है, बाकी सब अगड़म बगड़म। मतलब अगर मैं इसे कहूं 4 ब्रेन है, ये 4 ब्रेन है, ये है स्पाइनल कॉर्ड। 4 ब्रेन को उड़ा दो, फ्लावर है, स्पाइनल कॉर्ड को उड़ा दो, रूट है, और लीफ को उड़ा दो, सेरिबेलम है। क्या है? सेरिबेलम है लीफ। अगर इसे उड़ा दो तो बीच का जो भी बचा वो है ब्रेन स्टेम। कौन है ब्रेन स्टेम? बचा है मिड ब्रेन। कौन बचा? मिड ब्रेन है ब्रेन स्टेम। उसके अलावा हाइंड ब्रेन में पोन्स एंड मेड्यूला, पोन्स एंड मेड्यूला हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है। कह रहे बस यही तीनों, मिड ब्रेन, पोन्स
एंड मेड्यूला, ये तीन मिला करके हम इसे कहते हैं ब्रेन स्टेम। बस खत्म, उसके अलावा बाकी सब लीफ रूट आप याद कर सकते हो, स्पाइनल कॉर्ड है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेड्यूला करेक्ट हो जाएगा। सेरिबेलम पत्तियां हैं, ये लीफ है, रॉन्ग हो जाएगा। थैलेमस, हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन का पार्ट है, रॉन्ग हो जाएंगे। अमेगडाला और ये सारे पार्ट भी इसमें फोर ब्रेन के पार्ट में आ जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। केवल एक ऑप्शन सही बनता है, वो है मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। आंसर बनेगा ए ऑप्शन। ठीक है बेटा जी, बस यही याद रखेंगे, इससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल कह रहे रिगार्डिंग साइनैप्स इनकरेक्ट पूछा है, तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि पूछा है करेक्ट या इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है? इंपल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस अ केमिकल साइनैप्स इज ऑलवेज फास्टर बोला है। इंपल्स केमिकल साइनैप्स में फास्टर नहीं होता, जब इलेक्ट्रिकल साइनैप्स होती है, जो बिजली जैसे, बिजली की तरह, बिजली की फुर्ती से ट्रांसमिट होता है। केमिकल साइनैप्स को न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट करने की जरूरत पड़ती है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, इसलिए ये स्लो होता है। याद रखेंगे, केमिकल साइनैप्सेस स्लोअर होते हैं। तो फास्टर कौन होता है? इलेक्ट्रिकल साइनैप्स। तो यही रॉन्ग हो गया, आंसर तो बन गया। बाकी आप देख सकते हो, मेम्ब्रेन ऑफ प्री साइनैप्ट एंड पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन आर क्लोज प्रॉक्सिमिटी इन इलेक्ट्रिकल साइनैप्स। जो इलेक्ट्रिकल साइनैप्सेस बनते हैं वहां न्यूरॉन्स में आप देखोगे कि न्यूरॉन की जो एंडिंग होती है वो टारगेट जो इसके सामने वाली सेल होती है जिस पे ये मैसेज पहुंचाती है, इन दोनों का साइटोप्लाज्म एक दूसरे से क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होता है, एक दूसरे से कम्युनिकेटेड होता है थ्रू द गैप जंक्शन। इनके बीच में बहुत ही क्लोज कनेक्शन होता है बाय द हेल्प ऑफ गैप जंक्शन। गैप जंक्शंस के थ्रू इनका साइटोप्लाज्म इंटरकनेक्टेड होता है। तो ये भी सही है। इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर। कह रहे डायरेक्ट जा रहा है क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है, जैसे एक इलेक्ट्रिक वायर दूसरे इलेक्ट्रिक वायर से कनेक्टेड होता है। केमिकल साइनैप्स यूज न्यूरोट्रांसमीटर, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये सारे करेक्ट है, एक ही इनकरेक्ट होता है, आंसर बनता है ए ऑप्शन। ओनली ए विल बी करेक्ट। अगला सवाल, ह्यूमन में हाइंड ब्रेन कंप्राइजेस 3 पार्ट्स। ह्यूमन के हाइंड ब्रेन में 3 पार्ट्स होते हैं, वन ऑफ विच इज सेरिबेलम। सेरिबेलम जिसे लिटिल सेरिब्रम भी कहा जाता है, लिटिल सेरिब्रम भी कहा जाता है। सेरिब्रम से छोटा है लेकिन सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन कहा जाता है। बाकी सारे ऑप्शंस यहां रॉन्ग हो जाते हैं, केवल एक सही बनेगा, आंसर नंबर ए। ओनली ए विल बी करेक्ट। स्पीडवा तो बहुत ज्यादा नहीं हो रहा ना बेटा। आधार कार्ड आ गया, चलो बहुत अच्छी बात है। आधार कार्ड पे फोटो है कि नहीं तुम लोग का? बेटा स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा तेज हो रही हो तो हम स्लो हो सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि 12th का सिलेबस अब शुरू कर लिया जाए, क्योंकि 11th के सिलेबस में अब मेजर पार्ट ऑलमोस्ट डिस्कस हो चुके हैं। स्पीड ठीक है तो थम्स को अप करें, स्पीड ठीक है तो थम्स को अप करें, नहीं तो इससे और फास्ट किया जा सकता है, इससे और स्लो किया जा सकता है। बढ़िया है, सही है, मजेदार है, अच्छा है, ताबड़तोड़ है, भौकाल है, मजेदार है, चलो तब अच्छी बात है। सर नहीं है, काहे नहीं, एक बच्चा लिख देता उसी में, थोड़ा सा इंजेक्शन लगाते हैं थोड़ा थोड़ा रह रह के। आई वॉन्ट टू बी अ न्यूरोलॉजिस्ट। बहुत बढ़िया बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू, लव यू है, पूरा आशीर्वाद है, पूरा सपोर्ट है आपको, पूरी तरह से मेरी तरफ से आप मान के चले थम्स अप है। अगला सवाल, व्हेन अ न्यूरॉन is in resting state not conducting any impulse axonal membrane is। जब न्यूरॉन की मेम्ब्रेन रेस्ट में रहती है, जब इसे डिस्टर्ब नहीं किया जाता है, तो बाहर ये पॉजिटिव होती है, अंदर नेगेटिव होती है। काहे भला, काहे होती है? क्योंकि पहला, ये सोडियम आयन के लिए नियरली इम्परमेबल होती है, सोडियम को अलाउ नहीं करती है अंदर आने को। एक, सोडियम खूब सारा बाहर है, वो अंदर आ नहीं सकता। पोटेशियम अंदर खूब सारा है, वो बाहर बाहर जाता रहता है, धीरे धीरे लीक होता रहता है। मतलब सेकंड पॉइंट आप याद रखें, पोटेशियम के लिए ये हाईली परमिएबल होती है। रेस्टिंग स्टेट में पॉजिटिव आयन अंदर नहीं आ रहा और अंदर का पॉजिटिव आयन बाहर लीक होता जा रहा है, धीरे धीरे पोटेशियम जो है वो लीक होता जा रहा है, और ऐसे में बाहर पॉजिटिव कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है सोडियम पोटेशियम पंप। ये देखें, एक पंप लगा हुआ है जो केवल 2 पोटेशियम को अंदर भेजता है और 3 सोडियम को बाहर। कह रहे ये 3 कंडीशन रट डालो पोलराइज्ड स्टेट के लिए, जब रेस्टिंग स्टेट होती है मेम्ब्रेन की, ऐसी कंडीशन में ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। कह रहा है पहला पॉइंट, इक्वली परमेबल टू बोथ, रॉन्ग।
Impermeable to sodium and potassium, wrong. Comparatively more permeable to potassium and nearly impermeable to sodium ions. Most important and correct point, comparatively more permeable to sodium, wrong. तो रेस्टिंग स्टेट में तीन कंडीशन, सोडियम के लिए परमेबिलिटी नहीं है, पोटेशियम के लिए परमेबिलिटी हाई है, और सोडियम पोटेशियम पंप काम कर रहा है जिसमें 3 सोडियम बाहर जा रहा है। इसी की वजह से ओवरऑल ग्रेडियंट बाहर पॉजिटिव और अंदर की तरफ नेगेटिव हो जाता है। बस ध्यान रखना है इसको। Which part of the brain is responsible for thermoregulation? आसान सा सवाल है, याद रखेंगे। हाइपोथैलेमस सेक्सुअल बिहेवियर, और भी बहुत सारे काम करता है। हार्मोन का रेगुलेशन, GnRH का हो मतलब रिलीजिंग हार्मोन्स हो, इनहिबिटरी हार्मोन हो, पिट्यूटरी ग्लैंड का पूरा ओवरऑल कंट्रोल हाइपोथैलेमस भाई साहब के हाथ में होता है। इसमें न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स पाई जाती हैं जो हार्मोन भी रिलीज कर रही हैं, लेकिन इसे ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं कहते क्योंकि ये न्यूरॉन का पार्ट है। मतलब ये न्यूरॉन भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड जैसा रोल भी प्ले कर रहा है, लेकिन इसे ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं कहते क्योंकि ये फॉर्म्ड होता है न्यूरोसिक्रेटरी सेल या न्यूरॉन से। या ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला सवाल, Which of the following structure or regions is incorrectly paired with its function? Medulla oblongata को control respiration, cardiovascular reflexes, NCRT की लाइन है, करेक्ट है। लिम्बिक सिस्टम कंसेप्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट और इंटरकनेक्टेड रीजन्स, रॉन्ग है ये। हाइपोथैलेमस प्रोडक्शन ऑफ द रिलीजिंग हार्मोन एंड रेगुलेशन, हंगर थर्स्ट, बिल्कुल करेक्ट है। कॉर्पस कैलोसम बैंड ऑफ फाइबर कनेक्टिंग लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, मतलब 1, 3 और 4 करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन रॉन्ग है, बी ऑप्शन यहां पे लिखा है। लिम्बिक सिस्टम, जो कि आपको पता है, लिम्बिक सिस्टम स्पेशलाइज्ड पार्ट है ब्रेन के अंदर का, वो हिस्सा जो कंट्रोल करता है इमोशंस को, जो कंट्रोल करता है रेज को, मोटिवेशंस को, इन सारी चीजों को। तो आप लिख लेंगे बी ऑप्शन, जो कि आंसर हो जाएगा। माइलिन शीथ कौन प्रोड्यूस करता है? बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। माइलिनेटेड न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी पाए जाते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी पाए जाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा माइलिन शीथ इन पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम कौन बनाता है? न्यूरॉन्स ऑफ पीएनएस गेट देयर माइलिन शीथ बाय, तो आप बताओगे ये होते हैं श्वान सेल, और ओलिगोडेंड्रोसाइट जो होती हैं वो होती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो बनाती है माइलिन शीथ। तो ये दोनों ही टाइप की सेल्स, इन्हें हम ग्लियल सेल या ग्लायल सेल कहते हैं। ग्लिया का मतलब होता है ग्लू, ग्लू का मतलब होता है जो सपोर्टिंग होते हैं, स्टिकीनेस प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, बैरियर बनाने का काम करते हैं, और ये दो के दोनों माइलिन शीथ बनाते हैं। श्वान सेल बनाती है पीएनएस के न्यूरॉन्स में और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बनाती है सीएनएस के न्यूरॉन में। तो आंसर बना लेंगे हम फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन। बाकी सारी, जैसे हम एस्ट्रोसाइट की बात करते हैं, ये भी ग्लिया होती है। ऑस्टियोक्लास्ट होती है बोन फीडर, क्लास्ट मतलब फीडर सेल्स, तो ये बोन को खाने वाली सेल्स होती है ऑस्टियोक्लास्ट। और यहाँ पे श्वान सेल और एस्ट्रोसाइट के बारे में आपको बता ही दिया। एस्ट्रोसाइट भी एक तरह की ग्लायल सेल होती है जो कि एक तरीके की मैकेनिकल एंड न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है न्यूरॉन्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहे अगर स्पाइनल कॉर्ड में, अगर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ये देखो, अगर हम इन जनरल एक रफ सा स्केच तैयार करें, एक स्पाइनल कॉर्ड जिसके अंदर बटरफ्लाई या एच शेप का ग्रे मैटर होता है अंदर की तरफ, तो आप देखेंगे, देखें, कह रहे ये है इसका पोस्टीरियर हॉर्न, ये है इसका पोस्टीरियर साइड और ये है एंटीरियर साइड। हॉर्न तो इसलिए कहते हैं क्योंकि हॉर्न सींग जैसा ये दिखाई देता है, सोलन पार्ट होता है जहां खूब सारे न्यूरोनल सेल बॉडीज एक्यूमुलेटेड रहती, बस। तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। ये है बैक साइड पे पोस्टीरियर हॉर्न और ये है फ्रंट साइड पे एंटीरियर हॉर्न, बस ध्यान रखेंगे। कह रहे जो न्यूरॉन यहां से बाहर निकल रहे हैं वो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। ये मैसेज लेकर के टारगेट सेल पे जाते हैं और रिसेप्टर से जो सिग्नल लेकर के सेंसरी न्यूरॉन जाता है वो पोस्टीरियर साइड पे जाता है। तो पोस्टीरियर हॉर्न जो होता है वहां से सेंसरी सिग्नल आती है, मोटर हॉर्न जो होता है यहां से मोटर सिग्नल जाती है, यहां से इंपल्सेस जाती हैं इफेक्टर ऑर्गन को, मतलब यहां मसल के कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड सिग्नल्स भेजे जाते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीरियर हॉर्न सेल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड वुड रिजल्ट इन द लॉस ऑफ वॉलंटरी मोटर इंपल्स का लॉस हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आसानी से आपको समझ में आ जाना चाहिए। इधर से सेंसरी इनपुट अंदर आता है बैक साइड से और फ्रंट साइड से ये एग्जिट जाता है। तो यहां पे आप लिख लेंगे आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा।
आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द ब्रेन इज इनकरेक्टली पेयर्ड विद इट्स फंक्शन। कॉर्पस, ये भी नीट का सवाल है, पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। कॉर्पस कैलोसम कम्युनिकेट करता है लेफ्ट और राइट साइड में, सेरिब्रम कैलकुलेशन एंड कॉन्टेम्पलेशन को कनेक्ट करता है, कंट्रोल करता है, मेड्यूला होम्योस्टेसिस कंट्रोल करता है। मतलब पहले तीन तो बिल्कुल सही हो गए। लास्ट ऑप्शन में लिखा है सेरिबेलम लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, जो कि काम सेरिब्रम का होता है। सेरिबेलम जो होता है हमारी बॉडी में मस्कुलर कंट्रोल, वॉकिंग, रनिंग या हर उस मूवमेंट को कंट्रोल करता है जो हमने लर्निंग के बेस पे हमने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करके जिनको सीखा है, उन सारे मैसेजेस को ये रेगुलेट करता है। तो आंसर हमारा होगा, जो इनकरेक्ट होगा वो होगा फोर्थ ऑप्शन, डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स। पढ़ें, जो दिए हुए स्टेटमेंट्स उनको पढ़ें। पहला ऑप्शन कहता है स्टेटमेंट, साइनेप्टिक क्लेफ्ट ऑफ न्यूरॉन सीक्रीट एड्रिनलिन। जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट होते हैं न्यूरॉन्स के, वहां पे एड्रिनलिन रिलीज होती है। कह रहे वहां पे साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो गैप होता है वहां पे एड्रिनलिन रिलीज होती है। साइनेप्टिक क्लेफ्ट ऑफ न्यूरॉन्स सीक्रीट एड्रिनलिन। माइलिन नर्व फाइबर, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स enveloped with Schwann cell which form a myelin sheath around the axon. Myelinated nerve fibers are enveloped with the Schwann cell which form myelin sheath. अच्छी बात है भाई। Non myelinated nerve fibers are enclosed by Schwann cells that does not form myelin sheath. अच्छी बात है भाई। स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स आर मेड ऑफ नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। तो यहां पे आप देखेंगे इस क्वेश्चन का जवाब, कह रहे हैं ये ऑप्शन जो हो गया रॉन्ग हो गया। यहां माइलिनेटेड न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, नॉन माइलिनेटेड के बजाय ये अगर माइलिनेटेड होता तो सही होता। दूसरा कह रहा है नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स एनक्लोज्ड बाय श्वान सेल दैट डज नॉट फॉर्म, सही हो गया। श्वान सेल ये सही हो गया। ये मतलब सेकंड और थर्ड ऑप्शन तो बिल्कुल सही बनते नजर आ रहे हैं। कह रहे साइनेप्टिक क्लेफ्ट सीक्रेट करता है, नहीं साइनेप्टिक क्लेफ्ट नहीं सीक्रेट करता है, साइनेप्टिक वेसिकल्स से सीक्रेट होते, साइनेप्टिक वेसिकल्स से सीक्रेट होती है। मतलब पहला ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाता है। तो ओनली सेकंड एंड थर्ड करेक्ट, 1, 4 आर इनकरेक्ट। तो आंसर बना देंगे फोर्थ ऑप्शन, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ आयनिक ग्रेडियंट अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन सोडियम पोटेशियम पंप। अभी बताया मैंने किसी भी रेस्टिंग मेम्ब्रेन के लिए सोडियम पोटेशियम पंप 3 सोडियम को आउट निकालता है और 2 पोटेशियम की एंट्री होती है। तो 3 सोडियम आउटवर्ड्स एंड 2 पोटेशियम इनटू द सेल। तो बहुत ही आसान सा सस्ता सा सवाल है, आसानी से आप इसको जाने देंगे। आंसर फटाक से करेंगे पढ़ते ही। एग्जाम में भी आपके पास समय कम होगा, बायो में आपके पास समय कम होगा, ध्यान रखेंगे। 90 क्वेश्चंस आपको 45 मिनट्स में या 60 मिनट्स में करने होंगे। 60 मिनट में 90 क्वेश्चन करना होगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपके पास कितने होंगे? एक घंटे होंगे, 1 घंटा फिजिक्स 1 घंटा केमिस्ट्री। लेकिन बायो में आपके पास होंगे 1 घंटे में 90 क्वेश्चन। फिजिक्स और केमिस्ट्री में आधे आधे क्वेश्चन करने होंगे। बट हाँ, फर्क इतना होगा कि यहाँ पे आपकी एफिशिएंसी अच्छी होगी, उसका इस्तेमाल आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के कैलकुलेशन में यूज कर सकते होगे। तो इसलिए ध्यान रखेंगे, आपकी मेहनत आपके लिए बहुत जरूरी है। इसका आंसर 4 नहीं होगा बेटा, 1 होगा। जज्बात में हम भी बह जा रहे हैं। आंसर लिखेंगे 1 ऑप्शन विल बी करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट होगा। फोर्थ ऑप्शन नहीं, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वही सेम क्वेश्चन का दूसरा वर्जन है। कह रहा है विच फैक्टर, कह रहा है सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है वो जनरली मेंटेन करता है इलेक्ट्रिकल चार्ज अक्रॉस द न्यूरोनल मेम्ब्रेन। तो ये एनसीईआरटी की ही लाइन है, इसलिए हम उसी पे जाएंगे। बिना किसी डाउट के आंसर करेंगे सोडियम पोटेशियम पंप। आंसर ए हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। बिना किसी डिले, बिना किसी टाइम वेस्ट के हम इसे कर लेंगे। अगला सवाल आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन से एसोसिएटेड क्या नहीं है? वेंट्रल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन कंटेन्स 4 राउंडेड स्वेलिंग। बिल्कुल सही बात, यहाँ पे 4 राउंडेड स्वेलिंग तो सही है, लेकिन वेंट्रल पोर्शन सही नहीं होगा, ये होगा डॉर्सल। मतलब यहीं पे फंस गया मामला, यही बात हो गई खराब, और इसीलिए यही हो गया आंसर। आंसर बना देंगे ए ऑप्शन, बेहतरीन बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन इज प्रेजेंट इन इंसेक्ट। भाई साहब ये तो हम
अगर पढ़ते हैं सिंगल नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन जो होता है वो तो पढ़ते हैं, जो एकदम छोटे छोटे गरीब लोग होते हैं। पोरीफेरा में न्यूरल सिस्टम होता ही नहीं है, सीलेंट्रेटा में न्यूरल सिस्टम पहली बार बना। सिंगल नेटवर्क जिसे हम न्यूराइट्स कहते हैं, जिसे हम नर्व नेट कहते हैं, ये हाइड्रा में पाया जाता है। मतलब पहला ही स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। फिर कह रहे हैं लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम होता है, ये भी गलत बात होती है। तो आप देखेंगे बोथ ए एंड आर फॉल्स, दोनों बातें गलत हैं, दोनों बातें सही नहीं हैं। तो आंसर बनाएंगे हम डी ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू द हार्मोन। एकदम गलत बात, ये एंडोक्राइन सिस्टम का काम होता है बेटा जी। किसका काम होता है? एंडोक्राइन। मतलब एनसीईआरटी के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को भी इंक्लूड कर दिया क्वेश्चन में। देखिए बताइए बताइए कितना ध्यान रखा गया है आपका। कह रहे इंडोक्राइन प्रोवाइड्स एंड टू एंड, वही कहानी फिर से वही रिपीट कर दिया, इतिहास फिर से रिपीट कर दिया, ऑन्टोजेनी रिपीट कर दी है फाइलोजेनी को। कह रहे ये न्यूरल सिस्टम का काम है, इधर से उधर कर दिया, बस आपको और कुछ नहीं करना है। न्यूरल को यहां ले आओ, इसको यहां ले आओ तो सही हो जाएगा। क्वेश्चन के हिसाब से दोनों गलत है, बोथ आर फॉल्स, बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो आंसर बनाएंगे डी ऑप्शन बिना किसी डिले के। ऐसे क्वेश्चन का यही हश्र होना चाहिए, जैसे ही आए फटाक से आंसर करो, निकलो यहां से। चलो अगला सवाल, डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द रिफ्लेक्स आर्च। रिफ्लेक्स आर्च एनसीईआरटी में अब नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लो, एक बार बस अगर क्वेश्चन आ गया तो आप कर सकते हो। सेंसरी से शुरू होता है, मतलब रिसेप्टर सेंसरी न्यूरॉन को मैसेज देता है, सेंसरी न्यूरॉन इसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाया इंटर न्यूरॉन या विदाउट इंटर न्यूरॉन इसे बाहर भेजता है मोटर न्यूरॉन की मदद से, और फिर ये पहुंचता है इफेक्टर ऑर्गन से ताकि रेस्पॉन्स दिया जा सके। तो स्टिम्यूलस आती है रिसेप्टर पे, स्टिम्यूलस आती है रिसेप्टर पे और इफेक्टर रेस्पॉन्स देता है। इसी को कहते हैं हम कंप्लीट रिफ्लेक्स आर्क। ये पूरा आर्क जो बनी है इसी को कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो अगर आप देखोगे तो यहां कहानी देखो, कह रहे इंटर सेंसरी रिसेप्टर से शुरू करो 5 नंबर से, 5 से ले जाओ 4 पे, 4 से ले जाओ इंटर न्यूरॉन 2 पे, 2 से ले जाओ मोटर न्यूरॉन पे और फिर इफेक्टर ऑर्गन पे। मतलब 5 से कहानी शुरू होगी, 5 4 5 4 2 3 1, 5 4 5 4 2 3 1, ये रहा 5 4 2 3 1। 5 से शुरू करा 4 पे गया, 4 से शुरू करा 2 पे गया, 2 से 3 और 1 पे गया। तो आंसर बना लिया डॉक्टर बी। क्या बनाया? बी ऑप्शन पे बनाया। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ठीक है जी, नींद आ रही है? नींद आ रही है? कोई बात नहीं, जल्दी से खत्म करते हैं, सारी नींद भाग जाएगी। ग्रे मैटर ऑफ द ब्रेन इज, ब्रेन का जो ग्रे मैटर, मतलब अगर आप अपने ब्रेन को देखते हो तो ब्रेन के अंदर आपको 2 हिस्से समझ में आएंगे। अगर आप देखोगे तो डीप वाला पार्ट जो होता है वो वाइट मैटर होता है, और जो बाहर का हिस्सा होता है हाईली कन्वोल्यूटेड, उसे ग्रे मैटर कहते हैं। ग्रेइश अपीयरेंस के पीछे रीजन होता है, यहां पे न्यूरॉन की सेल बॉडी होती है, न्यूरॉन्स की सेल बॉडी होती है जो कई सारी लेयर्स में अरेंज होती है, लेकिन जहां से उसकी एक्सॉन वाला पार्ट बाहर निकलता है, बंडल्ड होता है, वो एक्सॉन वाला पार्ट जहां एक्यूमुलेटेड होता है, उस एक्सॉन पे माइलिन शीथ पाई जाती है, इसलिए ये वाइट दिखाई देता है। तो वाइट होने के पीछे माइलिन शीथ होती है, और जो ग्रे मैटर होता है वहां सेल बॉडी पाई जाती है। ग्रेइश अपीयरेंस के लिए यहां निजिल्स बॉडी कंटेनिंग सेल बॉडीज पाई जाती है। तो याद रखेंगे, ब्रेन में बाहर का हिस्सा ग्रे और अंदर का व्हाइट क्यों दिखता होगा, यही रीजन है। कह रहे प्रेजेंट आउटसाइड द व्हाइट मैटर, ठीक बात है। कंटेन मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर, गलत बात है। ग्रे इन कलर, ठीक बात है। कंटेन सेल बॉडीज ऑफ नर्व फाइबर, सही है। मतलब 1 सही हुआ, 3 सही हुआ और 4 सही हुआ। 1 3 एंड 4 सही हुआ। पहले हम क्वेश्चन देखें फिर आंसर करें, बेटर होगा, ठीक से उसको पढ़ें। तो आंसर सी विल बी करेक्ट। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, जो क्रेनियल नर्व्स होती है माइलिनेटेड होती है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। स्पाइनल नर्व्स होती है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो माइलिनेटेड होती हैं। तो कह रहे करेक्ट ऑप्शन बताएं, तो स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व ही यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनेगा। केवल एक ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। फटाक से आंसर कर लेंगे इसका।